हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राइट टू एजुकेशन हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और किन किन धाराओं के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो आते हैं हमारे, उन धाराओं के बारे में जानेंगे आज। तो करते हैं शुरुआत शिक्षा का अधिकार यानी RTE 2009 का। तो ये जो RTE 2009 है, ये वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के जो हमारा शिक्षा का अधिकार है RTE 2009, ये वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसका क्या मतलब है कि सन 2002 में जो हमारा एक संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, तो उसका एक 21A के भाग 3 में ये वर्णित किया गया है कि जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच आती है उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये संविधान के 86वें संशोधन में वर्णित किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को, मतलब इसे ये ज़्यादा प्रभावी हो जाए तो इसके लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। ये लोकसभा में जब प्रस्तुत हुआ तो वो तारीख थी 4 अगस्त 2009, लेकिन पूरे भारत में इस नियम का पालन किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था जो हमारा RTE 2009 शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है हमारा, ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था जो हमारा RTE है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कक्ष के अनुसार जो समझातीय है, मतलब एक ही जाति के सभी जातियों के बच्चे जो है सबके लिए ये नियम एक समान रहेगा। अच्छा, बात करें RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो RTE का जो ऑफिशियल नाम है वो है हमारा द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका मतलब है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जो हमारा RTE है, RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसमें क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, यानी ये बच्चों का अधिकार नियम है और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी, जो RTE 2009 के अंतर्गत आती है। तो हमारी कुछ इसमें धाराएं हैं, धाराओं के बारे में जान लेते हैं। जो एक्ट 12 है यानी धारा 12 कहती है कि RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें हैं गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनमें उन बच्चों के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, कितनी आरक्षित होती हैं। तो देखिए, उन बच्चों के लिए 25% यानी 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं। धारा 13 ये कहती है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10% जुर्माना या 10 गुना जुर्माना देना होगा। कहने का मतलब ये है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे से फीस लेता है तो उस पर 10 गुना जुर्माना
डाला जाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में किसी बच्चे से जो है एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते। धारा 14 ये कहती है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है, अगर किसी बच्चे पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या कोई और कागज ऐसा नहीं है कि जिससे कि उसकी आयु का पता चले, तो ये कोई मेन रीजन नहीं है और आप उस बच्चे का एडमिशन जरूर करना होगा आपको। अब ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का आप एडमिशन ना करें, और ना ही आप उसे किसी भी स्थिति में विद्यालय से निकाल सकते हैं। ये धारा 14 में आता है कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसे विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती। ये हमारा एक्ट नंबर 14 में लिखा हुआ है। अब बात करें एक्ट 15 की, यानी धारा 15। धारा 15 में क्या है, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 की शर्त है कि जो बच्चे एडमिशन लेंगे स्कूल में, तो जैसे ही हमारा जो शैक्षणिक वर्ष का आरंभ होता है, उसी के आरंभ में बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, ना कि जैसे कि बच्चे 4 महीने के बाद आके एडमिशन कर लो, तो ऐसा नहीं है। ये धारा 15 में वर्णित है। धारा 16 की बात करें तो स्टूडेंट को ना तो क्लास में रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये हमारा एक्ट 16 में वर्णित है कि आप स्टूडेंट को क्लास में जाने से रोक नहीं सकते और ना ही उसे विद्यालय से निकाल सकते हैं। बात करें एक्ट 17 की, यानी धारा 17, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मतलब धारा 17 ये कहती है कि आप किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते और उसे शारीरिक दंड हो गया या प्रताड़ित या आप उसे मेंटली टॉर्चर, मतलब किसी भी तरह से आप किसी भी स्टूडेंट या बच्चे के लिए प्रताड़ित या पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये धारा 17 के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है हमारा, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है हमारा राइट टू एजुकेशन, इसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई जाती हैं। धारा 24 है हमारी शिक्षक के कर्तव्य। मतलब शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, ये धारा 24 में दिया है। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी या बच्चे के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। अब बात करें धारा 27 की, तो धारा 27 में आता है RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। राइट टू एजुकेशन ये कहता है हमारा जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार ये है कि जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्हें आप गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इस नियम के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इनसे कुछ काम करा सकते हैं। जैसे हमारा जनगणना हो गया, जनगणना में आप इन्हें लगा सकते हैं या चुनाव में लगा सकते हैं। और आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा आप इनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करा सकते। अब आती है धारा 28। धारा 28 में क्या होता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो हमारे टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, तो जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या हो जाएगी। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है, कितना होता है, मतलब जो हमारी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, यानी एक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है वो कितना होता है। तो देखिए जो हमारी प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं उनमें 1 शिक्षक और 30 स्टूडेंट होते हैं, यानी 30:1 का इनमें अनुपात होता है, 30:1।
30:1 का रेशियो होता है प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का। अगला है RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है। अभी हमने बताया था इससे पहले कि जो प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं उनमें जो छात्र और स्टूडेंट का रेशियो है वो 30:1 होता है, लेकिन जो हमारी उच्च प्राथमिक होती है यानी जूनियर हाई स्कूल या उच्च प्राथमिक में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो 35:1 होता है, यानी 35:1 का अनुपात होता है, यानी 35 स्टूडेंट और 1 अध्यापक, ये इसका रेशियो होता है उच्च प्राथमिक में। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात है होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं हैं उनमें अगर हमारे जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उनकी संख्या अगर 200 से अधिक हो गई, 200 की संख्या को पार कर गई या 200 से अधिक हो गई, तो जो रेशियो होगा शिक्षक और छात्र का वो 40:1 होगा। ये कंडीशन कब लागू होगी? जब जो स्टूडेंटों की संख्या है, स्टूडेंट्स की संख्या है कक्षा 1 से 8 तक, यदि ये 200 से ज़्यादा हो तो जो रेशियो होगा 40:1 होगा, और यदि केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात पूछे तो 35:1 का रेशियो होगा। और अगर ये पूछे कि कक्षा 1 से 8 तक छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो वहाँ रेशियो हो जाएगा 40:1। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारी क्लास पे बने रहें, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा आपका और उसके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। बढ़ते हैं आगे। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान है कि 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्राथमिक स्तर है यानी कक्षा 1 से 5 तक जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनकी संख्या 150 से अधिक हो गई तो उनके लिए 1 प्रधानाध्यापक यानी 1 हेड मास्टर और 5 शिक्षक की आवश्यकता होती है। 1 प्रधानाध्यापक रहेगा और 5 शिक्षक। 2009 के अनुसार यानी RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य के होते हैं? मतलब जो हमारा एक सप्ताह होता है और प्राइमरी में जो अध्यापक होते हैं उनके लिए एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण कार्य करना चाहिए या करने की आवश्यकता है या करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 45 घंटे। तो शिक्षण कार्य होता है वो होता है हमारा 45 घंटे। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य व दिवस होता है। जो हमारा प्राथमिक स्तर है उस पर कम से कम जो शैक्षणिक कार्य है और दिवस है वो कितने होने चाहिए कम से कम? तो देखिए 800 घंटे होने चाहिए। 800 घंटे और 200 दिन का इनका ये कार्य दिवस होता है। अगला है हमारा RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है। अभी इससे पहले जो बताया था वो हमारा प्राइमरी के लिए था,
यानी प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो था वो न्यूनतम जो हमने कार्य दिवस बताए थे, तो प्राइमरी के लिए 800 घंटे और 220 दिन, लेकिन जो उच्च प्राथमिक की जो कक्षाएं हैं या स्तर है उसमें न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस कितना होगा, तो इसमें होगा आपका 1000 घंटे और 220 दिन। मतलब आप 1000 घंटे आपको पढ़ाना है और 220 दिन कार्य करना है, 365 दिन। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। मतलब जो हमारा राइट टू एजुकेशन अधिनियम है इसके अनुसार हम कौन सी कक्षा के बच्चों को निष्कासित नहीं कर सकते। तो कक्षा 8 के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कक्षा 8 के जो बच्चे होते हैं उन्हें निष्कासित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है इसके अंतर्गत ये आता है कि आप कक्षा 1 से और 8 तक जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी क्लास से निष्कासित नहीं किया जा सकता। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी होते हैं उनके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला है हमारा RTE 2009 के अनुसार SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारा कौन होता है, अभिभावक। अभिभावक जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। ये हमारे राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार बताया गया है। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। मतलब यह है जो राइट टू एजुकेशन 2009 है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्कूल के खर्चे या अनुदान खर्च होगा उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का, वो जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है वो इन सारे खर्चों का वहन करेगी और इन पर जो खर्च होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं तो उन्हें कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी कहना चाहिए जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, मतलब सामान्य बच्चों से जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है उन्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस व्यवस्था से। देखिए उन्हें पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा, यानी सभी के साथ उन्हें पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा के साथ उन बच्चों को पढ़ना चाहिए। किसे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें समावेशी शिक्षा के साथ पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ पढ़ना चाहिए। ये हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बताया गया है। अगला है राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक। मतलब ये हमारे भारत सरकार ने भी कह रखा है, मतलब नियम बनाया है कि जो दिव्यांग हैं यानी हैंडीकैप उनके लिए जब तक उनकी 18 वर्ष की आयु नहीं हो जाएगी उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और हमारा जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसमें भी ये बताया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी 18 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इस अधिनियम के द्वारा। अगला है हमारा भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। मतलब भारत ने शिक्षा को क्या करा है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें संशोधित करके बताई गई हैं। तो भारत ने जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है और ये विश्व का कौन सा देश बना है, तो ये विश्व का 135वां देश बना है जिसने कि
शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? मतलब जो हमारे अध्यापक होते हैं उनका प्रशिक्षण और जो उनके मानक क्राइटेरिया है उसे लागू करने का अधिकार किसके पास होगा? तो देखिए उसका जो अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यानी केंद्र सरकार जो है इनका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग वगैरह है और जो उनके मानक हैं, क्राइटेरिया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। हमारी NCERT जो एक संस्था है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें तय करी जाती हैं कि अध्यापक का जो प्रशिक्षण है वो कैसे कराया जाएगा और इनके क्या क्या स्टैंडर्ड या मानक रखे जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जाना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद।